अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू आवर शो द न्यूज़ रूम। मैं हूं जवेरिया जैद। मैं हूं बैदुल्ला सिद्दीकी। नाजरीन, न्यूज़ रूम के आगाज़ में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर आज की समाअत की बात करेंगे। दौरान समाअत दिए गए रिमार्क्स चीफ जस्टिस और जस्टिस मुनीब अख्तर में हुई नोक-झोंक का भी जिक्र करेंगे, जबकि दूसरी जानिब इसराइल और फ़लस्तीन कशीदगी की भी बात करेंगे। ऑपरेशन का आज चौथा रोज़ है। कहा जा रहा है कि इसराइल ने बड़ी जंग की तैयारी कर रखी है। मजीद हमलों का भी इम्कान है, जबकि दुनिया भर में फ़लस्तीनियों की हिमायत में मुजाहिरों का सिलसिला भी जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा की बात करेंगे। गजा के मुकम्मल मुहासरे पर तशवीश का इजहार कर दिया गया है। सूरत हाल है क्या, इस पर तफसीली बात होगी आज के न्यूज़ रूम में। और रुक कर लेंगे हम अफगानिस्तान का, जहाँ से दहशत गर्दों की पाकिस्तान में दरअंदाजी का मुसलसल सिलसिला जारी है और साल 2023 में दहशत गर्दी के वाक़यात में 57% इजाफा हुआ है। इसकी वजूहात भी जानने की कोशिश करेंगे। खेल के मैदान का भी रुख करेंगे। पाकिस्तान और श्रीलंका मद्दे मुकाबिल हैं। दीगर खबरें भी आज के न्यूज़ रूम में शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की। और समाअत जो है वो कल तक मुलतवी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर जो समाअत थी वो आज फिर जैसा कि आपको बताया कि कल तक मुलतवी कर दी गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि 4 समाअतों के बावजूद ये हमारी कारकर्दगी है कि ये केस खत्म नहीं हो रहा। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने दौरान समाअत MKM वकील फैसल सिद्दीकी से सवाल किया वो क्या जरूरियात थी जिनके बुनियाद पर पार्लियामेंट ने ये एक्ट बनाया। जज आजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, अपील का हक आईनी तरमीम से ही दिया जा सकता है, 2 गलत मिलकर एक दुरुस्त नहीं बना देते। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि आर्टिकल 191 की लैंग्वेज सब्जेक्ट टू लॉ से शुरू होती है। क्या इन अल्फाज से प्रोसीजर में बेहतरी की गुंजाइश छोड़ी गई है? तो आज के दिन भी दलाइल दिए जाते रहे और इन दलाइल से ज़्यादा जो सवालात थे उन्होंने इन दलाइल की राह में रुकावट डाली, जिसकी वजह से बार बार जो वकला हज़रात हैं उनका मोमेंटम टूटता था। और यही वजह थी कि चीफ जस्टिस और जस्टिस मुनीब अख्तर के दरमियान एक मुकालमा भी हुआ। सवाल से पहले दलाइल मुकम्मल होने दें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बार बार सवाल पूछने पर जस्टिस मुनीब अख्तर को टोकते हुए कहा, जब जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस पर कहा कि मुझे सवाल पूछने से रोका जाएगा तो फिर बेंच में मेरे बैठने का क्या फ़ायदा है? Come to that. My short answer. You focus on that. Yes. What does law mean over Yes. there? My short answer. I think council. Sir, I'll just complete my I sentence. think council is entitled to argue any which way they want to. Achha. Let us hear you. Yes. I have to hear you decide what you say, and if we have already formed opinions, we can reflect them in our judgments. Please continue. Not a question. Otherwise, I'm we sorry, will this never is not a question conclude of these forming hearings. An opinion. This is a question that, as a judge of the court sitting on this bench, I'm entitled to ask. Of course, counsel. ask it. Let the So I'm council asking finish the- his submissions. If I'm interrupted all the time, I'm sorry to say, sir, that is not proper. I think the interruption I'm is of asking- learned I'm council. asking चलिए learned council, counsel- आप आगे बढ़ें. I'm asking counsel a question, which is my right to ask the counsel. If he wants to answer After it, he doesn't concludes answer his it, submissions with If the he greatest wants of to, respect. MKM के वकील की जानिब से एक्ट की हिमायत करते हुए भी अदालत उस्मा से कुछ इस्तदा की गई है कि एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें काबिल समाअत हैं मगर मेरिट पर खारिज की जाएंगी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वकील थे फैसल सिद्दीकी। उन्होंने अदालत से कहा कि दरख्वास्तें मेरिट पर हैं, लेकिन इन्हें खारिज कर दिया जाए। अलबत्ता जो मुकालमा इससे पहले आप सुन रहे थे वो भी यकीनन काबिल गौर है, क्योंकि जब से इस समाज का आगाज़ हुआ है कुछ लोग ये इशारा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि इतना वकील दलाइल नहीं दे रहे जितने रिमार्क्स हो रहे हैं। तो इस तरह से जो एक राय का इजहार है वो रहा और आज बिल आखिर वो एक आप कह लीजिए कि उस पर रोक टोक का सिलसिला शुरू हुआ, तो दोनों जजेस के दरमियान एक मुकालमा भी हो गया। खैर, जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने दौरान समाअती रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट के पास कानून साजी का इख्तियार है। पार्लियामेंट ने इंसाफ तक रसाई ही एक कानून साजी की है। पार्लियामेंट के पास कानून साजी का इख्तियार है। जस्टिस अतहर मिनल्लाह की जानिब से ये कहा गया है। आज की समाअत में जो नुकात थे वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। जस्टिस अतहर मिनल्लाह की जानिब से क्या कहा गया कि पार्लियामेंट के पास कानून साजी का इख्तियार है। गुज़िश्ता रोज़ समाअत पर क्या कुछ हुआ था, अगर हम उसकी भी बात कर लें तो गुज़िश्ता रोज़ समाअत में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने ये रिमार्क्स दिए थे कि पार्लियामेंट ने अच्छी नीयत से कानून साजी की है। अगर कोई मरीज़ मर रहा है तो क्या मेडिकल की समझ रखने वाला सिर्फ इसलिए मरीज़ को मरने दे कि वो डॉक्टर नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि पार्लियामेंट को कहते हैं कि नंबर गेम पूरी होनी चाहिए, लेकिन एक शख्स आता है और पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प बना देता है। आज के दिन के एक आम रिमार्क्स मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब की तरफ से भी थे, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, और वो ये कह रहे थे कि ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई कि ये कानून साजी पार्लियामेंट को करना पड़ी।
तो शायद उन्हें भी इसका इल्म है कि ये क्यों करना पड़ी और वो ख़ुद इसके बेनिफिशरी भी रहे, ये कुछ तनकीद करने वालों की राय है। खैर, आज के दिन की जो कार्रवाई है इस पर ज़रा हम शबिया नकवी हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कवर करती हैं, उनसे जान लेते हैं। शबिया, बताइएगा क्या लेटेस्ट है? आज फिर दलाइल का ही सिलसिला जारी रहा, कल अटर्नी जनरल अपने दलाइल से मामलात को आगे लेकर चलेंगे, ये कंक्लूड कब होगा? दलाइल मुकम्मल क्यों नहीं हो रहे? जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की पहली समाअत हुई थी तो ये कहा जा रहा था कि ये फैसला आज होगा, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि फैसला जो है दूसरी समाअत तक चला गया और उसके बाद आज जो है चौथी समाअत में भी फैसला जो है वो नहीं हो सका। तो हम ये देख रहे हैं कि ना सिर्फ वकला की जानिब से बल्कि जजेस की जानिब से भी जो सवाल किए जाते हैं तो बार बार जो चीफ जस्टिस हैं वो यही कहते हैं कि बजाय जजेस के सवालात के जवाब देने के पहले वकला जो है वो अपने दलाइल मुकम्मल करें ताकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का फैसला हो और उसके बाद जितने केसेस पेंडिंग हैं जो कि 54,000 से ज़ायद केसेस हैं तो उनको भी सुनना जो है वो शुरू किया जाए। आज भी यही हुआ कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के जितने मुखालिफ दरख्वास्तदार थे उनके दलाइल तो मुकम्मल हो ही गए थे, लेकिन आज जो उसके हक़ में थे उन वकला के जो दलाइल हैं वो शुरू हुए। मुस्लिम लीग नून और काफली के दलाइल मुकम्मल हो चुके थे। फिर हमने देखा कि उसके बाद जो जमात इस्लामी है और जमीयत उलमा इस्लाम है उन्होंने भी जो है जो उसके हक़ में दलाइल हैं उसको ही अपनाया। ताहम MKM के वकील जो हैं फैसल सदीकी उन्होंने आज अपने दलाइल दिए और उसमें उन्होंने कहा कि हम भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की हिमायत करते हैं, लेकिन जो इसके मुखालिफ दरख्वास्तें हैं अगर चाहे वो काबिल समाअत है लेकिन उनको मेरिट पे जो है वो खारिज किया जाए। इसके साथ उन्होंने जो है जस्टिस मुनीब अख्तर ने जब उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग की है, जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले वकील को दलाइल मुकम्मल करने दें। उन्होंने कहा कि आप अपने दलाइल मुकम्मल करें, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि मैं जो हूँ बेंच का जज भी हूँ और एज ए सुप्रीम कोर्ट जज ये मेरा हक है कि मैं सवाल करूं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि वकील का भी ये हक है कि वो अपना जिस तरह चाहे दलाइल दे। मैं अपने साथी जजेस से यही कहूँगा कि एक दफ़ा अपने सवालात रोक दें, पहले वकला को दलाइल मुकम्मल करने दें, उसके बाद जो है वो दलाइल दें। ताहम हम यही देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस की ये पूरी कोशिश है कि किसी तरह ये मामला निपटे और जल्द अज जल्द फैसला हो, लेकिन जो वकला हैं उनके दलाइल भी अभी जारी हैं। और अब जो है वो पाकिस्तान बार कौंसिल के जो वकील हैं उन्होंने भी जब आखिरी दलाइल उन्हीं के थे उन्होंने कहा कि मुझे 1 घंटे का मजीद टाइम चाहिए, जिस पे जो समाज जो है वो कल 11:30 तक मुलतवी की गई है और अब इम्कान की जाहिर किया जा रहा है कि कल जो है हो सकता है कि इसका कल शायद आखिरी दिन हो, कल जाए। शायद इसका फैसला भी हो जाए। रोजाना की बुनियाद पर जब ये समाअत होती है तो फिर एक्सपेक्ट यही किया जा रहा होता है, लेकिन खैर आज भी ये समाअत कंक्लूड नहीं हो सकी और अब कल 12 बजे बेंच असेंबल होगा, इस मामले को सुनेगा। तो देखते हैं कल ये ऐसा लग रहा था कि गुज़िश्ता रोज ही ये समाअत पहली समाअत से ये लग रहा था, पहली समाअत से ऐसा लग रहा था, पहली समाअत पे खत्म हो जाएगा। खैर अब देखना ये है कि कल के रोज क्या होता है, ये केस कंक्लूड हो पाता है या नहीं। हम आगे बढ़ते हैं और रुक कर लेते हैं हमास इसराइल जंग की बात करेंगे। 1600 से ज़ायद जानें ये जंग निगल चुकी है, अब तक 4 रोज़ में इतनी अमवात हुई हैं। इसके साथ साथ इसराइली फोर्सेस ने गजा का मुकम्मल मुहासरा कर लिया है। बाढ़ पर बारूदी सुरंगें बिछाने का काम भी जारी है, जबकि फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 770 हो गई है। 4100 जख्मी हैं। इसराइल के मुतादिद कस्बों और शहरों में एक बार फिर सायरन बजने लगे हैं। तर्जुमान इसराइली फ़ौज के मुताबिक गजा के साथ बॉर्डर पर 35 बटालियंस भी तैनात कर दी गई हैं। तो इसराइल के कब्ज़ों और शहरों में फिर सायरन बजने लगे हैं और चौथा रोज़ है इस जंग का। और सूरत हाल ये है कि अब तक इमारतें ज़मीन बोस हो चुकी हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि फ़लस्तीनियों की अगर हम बात करें जो कि इस वक्त बेघर हैं। यकीनी तौर पर लोग बेघर हो रहे हैं, एक जंग व जदल है और इसके नताइज यकीनन इन दिनों तक ही महदूद नहीं रहेंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों की मालूमात के लिए जिन्हें ये इल्म नहीं या जो जानते नहीं गज़ा है क्या, उसकी पट्टी क्या है, ये जंग क्यों हो रही है, लड़ाई क्यों हो रही है, ज़रा इसको हम रिफ़्रेश कर देते हैं आपके लिए। इसकी आबादी कितनी है ये भी ज़रा आपके साथ शेयर करते हैं। वैसे ये इलाका जो है मजमूई तौर पर 25 मील तवील और 5 मील चौड़ा है। इसे गज़ा की पट्टी कहा जाता है और गज़ा में जो आबादी है वो 20 लाख की है, यानी 20 लाख अफराद यहाँ रिहाइश पजीर हैं। गज़ा को दुनिया का सबसे बड़ा खुला कैद खाना भी कहा जाता है। 2007 में इसराइल ने गज़ा के गिर्द खारदार बाड़ और बड़ी दीवारें बनाईं। गज़ा का ज़मीनी, फ़ज़ाई और समंदरी राबता दुनिया से मुनक़ता किया गया। गज़ा में पानी, बिजली, इंटरनेट और ख़ुराक की जो तरसील है वो इसराइल के कंट्रोल में है और गज़ा में बेरोज़गारी की जो शरह है वो 50% से ज़ायद है। गज़ा की 50% से ज़ायद आबादी बच्चों पर मुश्तमिल है। गज़ा की 80% आबादी गैर मुल्की इमदाद पर मुनहसर रहती है। गज़ा में दाखिली और ख़ारजी 2 रास्ते हैं, एक इसराइल की तरफ है, दूसरा मिस्र की तरफ, और दोनों रास्तों पर इसराइल का कंट्रोल है। गज़ा के साहिल पर इसराइली नेवी का कंट्रोल है। फ़लस्तीनी कश्ती से भी इस कैद खाने से बाहर नहीं निकल सकते।
तो ये दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल है, 20 लाख जिसकी आबादी है, और यहाँ पर इन लोगों पर मुसलसल मजालिम ढाए जाते हैं। और जब इन मजालिम के जवाब में ये अपना हक क्लेम करते हैं या अपनी इबादत गाहों में मस्जिद अक्सा में जाकर इवन नमाज अदा करने की भी कोशिश करते हैं, तब भी इन पर पाबंदियां लगाई जाती हैं, टॉर्चर किया जाता है, तशद्दुद किया जाता है। वो ममालिक जो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं तो उन्हें ये समझना होगा, तो जुल्म की अगर बात करें तो जुल्म तो बहुत देर से हो रहा है, तो कॉन्टेक्स्ट जो है ना उसे देखने की ज़रूरत है। खैर, इसराइल की अगर हम बात करें तो 1500 हमास जंगजुओं को शहीद करने का इसराइल की जानिब से दावा किया जा रहा है। तर्जुमान इसराइली फोर्सेस ये कहते हैं कि इसराइल में दाखिल होने वाले 1500 हमास जंगजुओं की लाशें भी मिली हैं। ये इसराइल की जानिब से दावा किया जा रहा है। 1500 हमास जंगजुओं को शहीद करने का इसराइल ने दावा कर लिया। इसराइल ने बड़ी जंग की तैयारी भी कर ली है और मजीद हमलों का इम्कान भी बताया जा रहा है। और गजा से मुल्का सरहद पर फौज की 35 बटालियन तैनात कर दी गई हैं। तर्जुमान इसराइली फौज कह रही है कि इसराइली फौज की गजा में बड़ी जमीनी कार्रवाई की तवक्को है। फौज मुस्तकबिल की कार्रवाइयों के लिए तैयार है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इसराइली मुहासरे पर तशवीश का इजहार कर दिया है। सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि गजा की पानी, बिजली और दीगर ज़रूरियात की सप्लाई मुअत्तल नहीं होनी चाहिए। गजा की पट्टी जिसके बारे में आपको बता रहे थे कि यहाँ पे कितनी आबादी है, क्या सूरत हाल है, तो वो जगह जो पहले ही जिसे दुनिया का सबसे बड़ा खुला कैद खाना कहा जाता है, अब वहाँ पे मजीद मजालिम भी होंगे और मुकम्मल तौर पर इसराइल की जानिब से उसका मुहासरा कर दिया जाएगा। और एक बड़ी जंग की बात करके गजा को बेसिकली क्रश करने की बात करें, लोगों को कहा गया है कि वो मिस्र चले जाएं, गजा को खाली कर दें। लेकिन ये लड़ाई जो है वो इस खास एरिया में हो रही है, लेकिन दुनिया भर में इसकी गूंज सुनाई दे रही है। खास तौर पर फ़लस्तीनियों की हिमायत में मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। अमरीका तक में फ़लस्तीनियों के हक़ में एक रैली निकाली गई। ये कुछ मुख्तलिफ मनाज़िर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। व्हाइट हाउस के बाहर बताया जा रहा है कि फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए एक रैली निकाली गई, लोग जमा हुए। रैली के शुरका ने फ़लस्तीनी परचम और प्ले कार्ड्स उठाकर फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए नारे लगाए, जबकि मैनहट्टन न्यूयॉर्क में भी हज़ारों अफराद ने फ़लस्तीन में बदअमनी के ख़िलाफ़ रैली निकाली। केप टाउन की अल-कुद्स मस्जिद में सैकड़ों मुसलमान जमा हुए और फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती का इजहार किया। लंदन में भी फ़लस्तीनियों की हिमायत में बड़े पैमाने पर जो है वो एहतजाज हुआ, रैली निकाली गई। उल्टा इसके अलावा जो तुर्किया है वहाँ पर भी इसी तरह लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। अरब ममालिक में भी लोग इसी तरह सड़कों पर निकल रहे हैं और पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं उनके दिल धड़क रहे हैं फ़लस्तीनियों के साथ और सब दुआ गो हैं उनकी हिफाजत। क्या और ये कैसे वजूद में आई ये भी हम आपको बताते हैं। यासिर अराफात की तंजीम PLO की मुखालफत में हमास वजूद में आई। शेख अहमद यासीन ने 1987 में हमास की बुनियाद रखी। PLO के बरक्स हमास इसराइल के वजूद को तस्लीम नहीं करती। हमास इंतजामी तौर पर दो बुनियादी ग्रुप्स में मुनकसिम है। पहला गिरोह फलाही और माशरती उमूर, स्कूल्स, अस्पतालों और मजहबी इदारों की तामीर का हामी है, जबकि दूसरा गिरोह अल-क़िसाम ब्रिगेड इसराइल के खिलाफ मज़ाहमत करता है। 2006 के आम इंतखाबात में हमास ने गजा की पट्टी में अक्सरियत हासिल की और 2006 से मगरबी किनारे पर महमूद अब्बास की क़यादत में फतह पार्टी का कंट्रोल इनके पास है। गजा बदस्तूर हमास के कंट्रोल में है। इस्माइल हनिया हमास के सरबराह और कतर में मुकीम है। कतर हमास का सबसे अहम इत्तेहादी और माली मुआवनत फराहम करने वाला मुल्क है। हमास को तुर्किया और ईरान की भी हिमायत हासिल है। तो हमास ने हमले किए हैं, जबकि दूसरी तरफ लेबनान में जो हिजबुल्लाह है उसकी भी एक बहुत बड़ी तादाद है, नंबर है उनके पास और वो भी वहाँ से रॉकेट फायर कर रहे हैं। कुछ खबरें ये भी आ रही हैं। तो इस तरह से ये चारों तरफ से इस वक्त लड़ाई चल रही है। लोगों के साथ क्या हो रहा है, वहाँ पर मौजूद जो सहाफ़ी हैं वो उसे कवर कर रहे हैं और वो भी बहरान परेशान है। मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स हैं उनके सहाफ़ी जब लाइव स्ट्रीम पर रिपोर्ट कर रहे हैं तो उनके पीछे बम आके गिर रहे हैं, मिसाइल आके गिर रहे हैं, वो भी मनाजिर देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन BBC के एक रिपोर्टर रुश्दी अबू अलूफ ने यह कहा है कि गजा में रात भर इसराइली हमले होते रहे। गजा में गुज़श्ता रात 20 साला सहाफ़ती दौर की मुश्किल तरीन रात उन्होंने करार दी। उन्होंने कहा कि गजा में बड़े पैमाने पर रिहायशी इमारतें तबाह हो चुकी हैं और रॉकेट हमलों और धमाकों से ज़मीन लरज़ उठी है। आसमान पर धुएँ और आग के बादल उठते रहे हैं और वो ये भी कहते हैं एक वीडियो में कि मैं जहाँ से गुजरता हूँ वहाँ से बच्चों के रोने की, बिलखने की, सिसकियों की आवाज़ आती है और लोग पुकारते हैं मदद के लिए। और जो गैज़ो गज़ब इसराइल इस वक्त ढा रहा है उससे वो एक चीखो पुकार है, एक खौफ का आलम है। लेकिन
इरादे बड़े मजबूत हैं। इरादे मजबूत है। और उबैद, जिस रात की वो बात कर रहे थे जो बहुत मुश्किल तरीन उन्होंने गुजारी, वो ये भी बात कर रहे थे कि जिस जगह पे वो मौजूद थे 20 दीगर खानदान भी थे, बच्चे भी वहाँ पे थे। इतना डर था, इतना ज़्यादा वहाँ पे क्योस था कि सारी रात वो सो नहीं सके और सूरत हाल ऐसी थी कि बड़ी मुश्किल से वो वहाँ से निकलने में कामयाब हुए हैं। इसराइली फ़ौज की अगर हम बात करें तो फ़लस्तीनियों को मुल्क छोड़कर उन्होंने मिस्र जाने की हिदायत कर दी है। इसराइली कर्नल रिचर्ड का कहना है कि रफ़ा का सरहदी रास्ता अब भी खुला है, जो कोई भी बाहर निकल सकता है वो इससे निकल जाए। तो अब ये भी एक बड़ा सवाल है भाई, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि जो गजा की पट्टी है, जो इसका मुहल्ले वकू है, कहा तो जा रहा है कि यहाँ से इनखला कर दिया जाए, लेकिन इनखला भी एक बहुत मुश्किल मरहला और अमल होगा। एक ये रास्ता दे रहे हैं कि जो अमन पसंद शहरी हैं उनके नज़दीक वो चले जाएं, वो सरेंडर कर दें और दूसरे मुल्क चले जाएं, मिस्र चले जाएं, वरना जो रहते हैं वो फिर उन्हें जंगजू तस्वुर करते हुए उन पर फिर हमले किए जाएंगे। तो ये तो खैर एक्सपेक्टेड था कि ये होगा। खैर कुछ मीडिएशन का भी किरदार अदा करते लोग नज़र आ रहे हैं। UN भी बीच में आया है। दूसरी तरफ सऊदी अरब ने जो है फ़लस्तीनियों की हिमायत का बाकायदा तौर पर ऐलान किया है। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से टेलीफोनिक रब्ता किया है और गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। कहा सऊदी अरब फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा है। सऊदी अरब कशीदगी को रोकने के लिए फ़रीक़ैन के साथ राब्ते की हर मुमकिन कोशिश भी कर रहा है। फ़लस्तीनियों के जायज़ हुकूक़, बाइज़्ज़त ज़िंदगी की कोशिश और मुनासिब और देरपा अमन हासिल करने में साथ खड़े हैं। तो जो मीडिएशन है वो सऊदी अरब की तरफ से हो सकती है, मिस्र की तरफ से हो सकती है। इसके अलावा इसका जो सबसे बड़ा ज़िम्मेदार है वो यूनाइटेड नेशंस है, UNO की तरफ से इसको होना चाहिए। खैर अमेरिका को भी इसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए, अमेरिका, रशिया, चाइना जैसी जो फोर्सेस हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अमेरिका ने अपनी साइड पे कर ली है, चूज़ कर ली है। तो देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में होता क्या है, लेकिन तमाम बड़ी क़ुव्वतों को इस वक्त अमन की तरफ जाना चाहिए और सबसे बेहतरीन हल वो 2 नेशन थ्योरी है, 2 स्टेट्स हैं, जिसके ज़रिए यहाँ पर अमन कायम हो सकता है, जिसको इसराइल ही नहीं मानता। बिल्कुल ऐसे हुआ है, क्योंकि अगर जंग बंदी होती है तो इसका फ़ायदा जो है वो तमाम ममालिक को ही होगा। अगर जंग हो रही है तो उसके जो असरात हैं वो दीगर वो पूरी दुनिया को भुगतने पड़ेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की हम बात कर रहे थे। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा के मुकम्मल मुहासरे पर तशवीश का इजहार कर दिया है। बिजली, ईंधन और खाने की तरसील बंद होने से कहा जा रहा है कि सूरत हाल यकीनन बिगड़ने का खदशा जाहिर होगा। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस कहते हैं कि आलमी बरादरी फौरी इंसानी इमदाद के लिए आगे आए। उधर फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने एंटोनियो गुतरेस से टेलीफोनिक रब्ता किया और इसराइल की जानिब से बर्बरियत को फौरी रोकने की दरख्वास्त की है। महमूद अब्बास ने गजा की पट्टी में इंसानी और मेडिकल इमदाद की फराहमी पर भी जोर दिया। महमूद अब्बास ने गुतरेस को कहा है कि मसले का हल फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत के क़याम में मुज़मिर है। अच्छा, इस सब पे बात करने के लिए हमारे गेस्ट भी मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं आज की जो परफॉर्मेंस रही है हमारी टीम की, कैसी बॉलिंग उन्होंने कराई और किस तरह एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अब वो खेलेंगे। हमारे साथ उसामा मंच हैं, इसके साथ साथ शोएब खान हमारे साथ मौजूद हैं, इसके अलावा शमशेर नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। PNN डिजिटल ट्रांसमिशन के तमाम चेहरे हमने स्टूडियो में जमा कर लिए। हमने बोला जल्दी से इससे पहले डिजिटल पे ट्रांसमिशन शुरू हो जाए, इनको यहाँ बुला लें, पता चलेगा फिर हमारे पास बंदा ही ना हो बात करने के लिए ना क्रिकेट पे। तो ये आजकल अवेलेबल है तो उनको बार बार बुलाते रहेंगे। मन साहब आपसे शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं हो गया हमारे साथ? बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस है ये। मैंने 30 ओवर तक मैच जब हम डिजिटल ट्रांसमिशन कर रहे थे मैंने तभी कह दिया था कि डैमेज हैज़ बीन डन। अब जो होना हो गया, अभी आप जितनी विकेट्स लेंगे उसका कोई फायदा नहीं। द ओनली होप इज कि ये कल का न्यूजीलैंड का मैच अगर देख रहे हो तो न्यूजीलैंड ने सेम ग्राउंड पे 322 स्कोर किया था, तो शायद प्लेयर्स के दिमाग में ये हो कि अगर न्यूजीलैंड ने 322 किया तो हम भी कर सकते हैं। पर चेज करते हुए जो टारगेट है ना वो पहाड़ जितना होता है। खैर बात है फिर टीम सिलेक्शन की, टीम के ऑर्डर की। बाबर ना प्लेयर चेंज करने के मूड में लग रहे हैं, ना किसी का बैटिंग ऑर्डर चेंज करने तो दिया उन्होंने यार। एक किया ना, वो भी हमें 3 दिन से जो हम उनको रगड़ रहे हैं, आई थिंक वो सुन के उन्होंने बड़ी मुश्किल होती है। देखें दोस्त के दोस्त को टीम से बाहर, ये आपने अच्छी बात की है। दोस्त को निकालना टीम से बाहर मुश्किल होता है, प्लेयर को तो आप निकाल ही देते हैं उनकी परफॉर्मेंस पे। खैर अभी भी 1-2 चेंजेस हैं जो मेरे ख्याल में होने चाहिए। और अगला मैच आपको पता है ना हमारा इंडिया से है, तो आज इस मैच के इस परफॉर्मेंस की कॉन्फिडेंस को लेके आप उस मैच में जाएंगे तो वो तो आपको बिल्कुल नहीं मुझे ये इतना मुश्किल बातें नहीं करेंगे। 345 हम कर लेंगे या नहीं करेंगे? बस नहीं जी, नो चांस, नो चांस यार। नियाज़ साहब ये क्या हो रहा है? अच्छा, कोई बीच का रास्ता शमशेर? हाँ। आपको लग रहा है कोई बीच का रास्ता? पॉइंट देके मैच खत्म कर देते हैं। मैं थोड़ा सा उसामा के साथ थोड़ा एग्री करूंगा, क्योंकि जो पाकिस्तान साइड है, मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। देखिए पाकिस्तान साइड जो है ना वो हमेशा चेजिंग में बड़ी ना वीक रही है और श्रीलंका ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया है।
उन्होंने पहले इस पिच पे टॉस जीत के बैटिंग की है और उनको हाई रन दे के चेस नहीं तो हमारे कैप्टन ने किस कॉन्फिडेंस से कहा अगर हम जीतते तब भी हम जो है ना फील्डिंग ही करते हैं। सर ये अजीब ही वो जज्बे क्या हैं। कॉन्फिडेंस है? बैटिंग विकेट है ना, असल में स्लो विकेट है, बैटिंग विकेट है। बाबर का भी मूड था ये, लेकिन अगर हमारे बैटिंग कर रहे थे तो फिर वही आप देखते हैं उन्होंने 10 ओवर में, आप 15 ओवर में उनका अभी स्कोर भी वो यही देखते हैं। करेंगे। उनका 15 ओवर में स्कोर अच्छा था, हमारे अगर कर रहे होते तो ये फिर 30-40 पे 3 आउट भी होते अगर ये कर रहे होते हाँ, आप क्यों कह रहे हैं भाई, क्यों नहीं मन साहब अच्छा। की बात से आप एग्री कैसे करें, बात पूरी करें। मैं बात पूरी करूँ। बेसिकली हम जो हैं एक चेजिंग में जो है हम वीक साइड हैं, ठीक है ना, और श्रीलंका ने जो इस चीज़ का फायदा उठाया, उन्होंने अच्छा स्कोर पोस्ट करना था वो उन्होंने कर दिया है। अब वो आपको तंग करेंगे, आप वीक साइड हैं चेस करने में, आप आउट होंगे और आप मैच अल्टीमेटली हार जाएंगे। और आपको मैच ने जैसे बताया है कि अगला मैच इंडिया के साथ है आप लोगों का, और इंडिया कबाड़ा हो जाएगा, वर्ल्ड कप आपका एंड हो जाएगा, आप फिर सर रख नीचे बैठ जाएंगे, मजा नहीं आएगा। देखिए आप जब एक इतना बड़ा इवेंट खेल रहे अभी होते तो हमारी इनिंग शुरू नहीं, मायूसी की बात है। नहीं अच्छा सुहेल आपने साहब, अच्छी कल बात आपने करनी कहा था टारगेट पे डिपेंड करेगा जी। और मुझे तो लगता है कि टारगेट चेज हो वो जाएगा। टॉस पे टॉस जी, पे जी। डिपेंड करेगा। टॉस पे ऑब्वियसली भी डिपेंड करते, देखिए इन्होंने टॉस जीत के पहले श्रीलंका ने बैटिंग की है और बाबर आजम जैसे आप कह रहे हो उन्होंने फील्डिंग करनी थी, तो मेरे हिसाब से उनके मुताबिक ही हुआ है जो अब अगर हम पहले उन्होंने बॉलिंग की है। लेकिन देखा जाए कि 344 है, मुझे लगता है कि इसमें श्रीलंका के अभी भी 20-30 रन शॉर्ट थे, शॉर्ट हो गया, क्योंकि आखिरी 10 ओवर में आप देखें उन्होंने 5 विकेटें दी और 60 स्कोर किया। और शुरू में थोड़ा सा मुश्किल है, 142 ओवर में स्लॉपी फील्डिंग थी, पुअर बॉलिंग थी, लेकिन हसन अली आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है नो डाउट। और मुझे लगता है कि ये 370-75 हो सकता था, लेकिन पाकिस्तान 345 चेस कर सकता है। सेकंड बैटिंग है, बॉल स्लो होगी, ड्यू फैक्टर आएगा, स्पिन नहीं होगी, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट चेस किया है बाय द वे 350 प्लस, तो ये भी चेस करना कोई मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है। क्रिकेट है, हो सकता है, लेकिन मैं नहीं, लेकिन इसमें जब वो शुरू में जब आप आते हैं, एक तो आपने अब्दुल्ला को पहले एक मैच में नहीं खिलाया, अब दूसरे ही मैच में वर्ल्ड कप के आपने टीम में चेंज कर दिया, अब्दुल्ला आ गया, अब्दुल्ला के साथ इमाम आ गया, अब वो फखर वाला फैक्टर तो आप भूल जाएं, देमार 4.5 करने की कोशिश भी करेगा। अब वो दोनों ने आराम से एक टेस्ट क्रिकेट को शुरू में एस्टैब्लिश करना है, पाकिस्तान तो टीम फिर कहाँ गए 345? पाकिस्तान ने ये बड़ी अनप्रेडिक्टेबल टीम है, ये जीता हुआ मैच दे देते हैं और हारा हुआ मैच जीत जाते हैं। आज आपने देखा है इन्होंने, जिसने लड़के ने 122 किया है, कौशल मेंडिस ने 16 पे उसका कैच छोड़ा इन्होंने। उस दिन आपने देखा था ना कोहली का कैच जब छोड़ा था तो उसने क्या किया यार, हम सखी लोग हैं। ये छोटी टीम है, ये शायद आप इनको मौका दे दें, ये आप फिर कम बैक कर लें। बड़ी टीम ना आपको मौका देगी, और अगर मौका दे दिया गलती से तो उसके बाद वो फिर आपको मारेंगे और फेंटेंगे अच्छा खासा, वो गेम में वापस नहीं आने देंगे। आज भी उसको आपने कैच ड्रॉप किया, 3-4 आपने रन आउट्स मिस किए हैं, स्लॉपी फील्डिंग है। फिर रिजवान ने एक कैच पकड़ा, उन्होंने रिप्ले में उसकी फील्डिंग ड्रिल दिखाई है कि रिजवान ने कैच इसलिए पकड़ा क्योंकि वो इतनी फील्डिंग ड्रिल्स करते हैं। भाई आपका काम है कैच पकड़ना, आपने कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम नहीं किया कैच पकड़ के, रेगुलेशन कैचेस होते नहीं, हैं। वैसे रिजवान के लिए तो मशहूर भी है ना कि वो शॉट भी ऐसे मारता है कि एक साथ जो है ना भाग के 8 रन ले लेगा। हाँ जी, और नस्पज उसकी उस लेवल की होती है, उसकी जो एथलेटिसिज्म है वो इस लेवल का है, वो बड़ा एथलीट टाइप उसकी बॉडी है और वो तेज नहीं, वो होता भी है, अगर रोकनी है ना तो छलांग मार के किसी इतने इंटरेस्टिंग तरीके से रोकना है कि लगेगा आपको कि इसने इस बॉल पे पूरा 100 कर देना है। वो ऐसे ही है, वो भाग के भी आप वो जो दिखता है वो बिकता है वाला हिसाब है रिजवान उसका, वही हिसाब है। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान की टीम को मेजर वो एक रिवैम्प करना पड़ेगा टीम को, ये दोबारा जाके इनको सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर मैं कहता हूँ मेरे दोस्त नाराज होते हैं, ये T20 की टीम के साथ बाबर वनडे और ODI कप नहीं जीत सकते। ये वो टीम है जो T20 भी नहीं खेल सकती। T20 की टीम है, अब असल में अगला वर्ल्ड कप भी T20 है, ये बीच में सिलेबस से बाहर से ODI वर्ल्ड कप आ गया, ये परेशान हो गए हैं कि ये क्या हो गया, ये या टेस्ट की तैयारी करते हैं या T20 की। वनडे का सोचा ही नहीं हुआ था किसी ने, वनडे की गेम प्लानिंग और होती है, मेंटालिटी और होती है। पहले 10 ओवर्स की गेम नहीं होती, T20 में होता ना, पहले 6 ओवर में मैच का पता चल जाता है। वनडे में गेम होती है 10 से 40 ओवर्स के बीच की, उसमें हमारी कोई प्लानिंग ही नहीं है। स्पिनर्स हमारे ऐसे परेशान लग रहे थे जैसे दुनिया की सबसे बड़ी बैटिंग लाइनअप उनके आगे खड़ी हुई है, तो चीज़ें इन्होंने खुद बहुत मुश्किल कर ली अपने लिए। अच्छा, चीज़ें मुश्किल कर ली हैं, लेकिन अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि हमारी टीम उस तरह से खेल रही है, वो स्टैंडर्ड मीट कर रही है जो वर्ल्ड कप के हिसाब से होनी चाहिए किसी टीम के? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान टीम जो है इस टाइम बिल्कुल ऐसी लग रही है कि वो वर्ल्ड कप खेलने नहीं आए हुए, और आप लोग बिल्कुल जो उम्मीदें लगाना छोड़ देंगे पाकिस्तान जो कप उठाएगा। अगर इस हालत में ये बॉलिंग अटैक हो, आपकी ये बैटिंग लाइनअप हो, अभी बैटिंग लाइनअप शायद अभी चेक नहीं हुई, आज देख लेते हैं, आज वो भी चेक हो जाएगी, नेक्स्ट प्रोग्राम में उस पर भी बात कर लेंगे। लेकिन अगर आपने इस मेंटेलिटी से खेलना है, आपकी स्लॉपी फील्डिंग है, आप कैच ड्रॉप कर रहे हैं, कौन सा फील्डर किस फील्डर की जगह भाग रहा है, कहीं भी वो शॉट मार रहे हैं, आपका फील्डर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बाबर आजम की मुझे फील्ड सेटअप का कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सारे अगर आप पॉइंट आप ऐड करें, एक आपके पास एक चीज निकलती है कि यू कांट विन वर्ल्ड कप विद दिस फील्डिंग, बैटिंग एंड बॉलिंग, सिंपल एज दैट। हमारे खिलाफ क्या करना क्या है फिर, कोई चौथी नई चीज डालें? होमवर्क करें, होमवर्क क्या है? मुझे लगता है पाकिस्तान का होमवर्क इन बच्चों ने स्कूल में नहीं किया होगा। वो देखे ना, वो बच्चे करके आए हैं होमवर्क, वो फिर पकड़ ले। पाकिस्तान काफी स्लो स्टार्टेड है, ऐसे बड़े टूर्नामेंट से जब पाकिस्तान स्टार्ट करता है थोड़ा सा रफ स्टार्ट करता है, तो बेहतर ये कि शुरू में थोड़ा स्लो रफ स्टार्ट हो जाए, खैर है।
बाद में ना हो, तो मेरे ख्याल से कि अभी आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मतलब देखें ना, मैं तो expect कर रहा हूं- सादा भाषा में मुझसे जी, बात जी। करें, पहले 10 ओवरों में क्या करना है, मुझे जरा ब्रेक डाउन दें। मैं आपको देखिए, अब्दुल्ला शफीक और जो इमामुल हक है उनको स्टार्ट देना, ऑब्वियसली बात है 345 चेस करना है, अटैकिंग क्रिकेट सही हो गया। सबसे बेस्ट हमारा जो काउंटर हमने करना है, अटैकिंग क्रिकेट करनी है। और मुझे लगता है कि विदाउट लॉस हमें करना चाहिए एटलीस्ट 10 ओवर्स में 80 to 85 विदाउट चलिए लॉस। देखते हैं लेट्स सी के होता है या नहीं। अभी हमें Eight- अजान ब्रेक का अजान कदर break हुआ का, है, क्योंकि मैं तो हुई हम, disconnected। हाँ जी, फिर हम वापस आते हैं तो बात करते हैं। वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। और न्यूज़ रूम में हम खेल की बात कर रहे थे और बात कर रहे थे पाकिस्तान और श्रीलंका मैच की। अभी बताते हैं आपको कि पाकिस्तानी जो शायकीन हैं उन्हें जनाब ताहाल वीज़े नहीं मिले। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ ने इस पर तशवीश का इजहार किया है। सेक्रेटरी खारजा से मुलाकात में भारतीय हुकूमत से मामला उठाने का मुतालबा किया है और पीसीबी ने भारत में कौमी टीम को सिक्योरिटी खतरात का नोटिस भी ले लिया है। हुकूमत से खिलाड़ियों की सिक्योरिटी का जायजा लेने की दरख्वास्त भी कर दी गई है। तशवीश का इजहार किया जा रहा है, दरख्वास्तें कर दी गई हैं, लेकिन मैचेस तो वो नहीं, वो ये बात इन्हें तब करनी चाहिए थी ना जब बीसीसीआई का वफ्द आया था, हाथों में हाथ डाल के झूले जला रहे थे उनको, उस वक्त उनसे मेक श्योर करते कि भाई हम आपके यहाँ बच्चे भेज रहे हैं तो हमारे बाकी बच्चे भी मैच देखने आते हैं, उनको भी वीजे देना है। लेकिन नहीं, कहने वाली बात जो कल भी हमने डिस्कस की, जो गए हैं उनको भी वापस भेज रहे हैं, तो उन्होंने वीजे कैसे, तरीका कार दूसरा ही है। खैर ज़का साहब कर लेंगे कुछ ना कुछ, उम्मीद है हमें। वापस आए थे अपने गेस्ट की तरफ। एक तरफ मन साहब है, एक तरफ न्याजी साहब है, एक तरफ खान साहब हैं, सोएब खान साहब। अब मैंने शुरू किसे करना है? मुझे कह रहे हैं कि ये जो टी शर्ट है इसके साथ भी पाकिस्तान की हार जीत का बड़ा मसला है, ये इसको हम किस तरह से लेके चलें? ये इस तरह के हालांकि आप बड़ी पॉजिटिव बातें कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं तो हमेशा अपने में टी-शर्ट के बारे में खबरें कुछ डर में है कि मतलब अच्छा ऐसे हुआ है कि जब भी पाकिस्तान की शर्ट पहनी मेजॉरिटी हारी है, लेकिन मैंने तो 2011 के वर्ल्ड कप के बाद नहीं पहनी। मैंने नहीं छोड़ा अभी तक साथ। नहीं, मैं तो वो ये है बहुत कि ही वो मिसबा के साथ जो उस वक्त हार्ट ब्रेक हुआ है ना, वो उसको खत्म हो उस गया टाइम था। काफी क्रिकेटर फैन जो थे बहुत रूठ गए, चले खत्म हो गए। लेकिन हमारी किसी भी वर्ल्ड कप से अदर देन 92 कोई अच्छी यादें नहीं। खैर 92 से भी अच्छी नहीं है, लेकिन क्रिकेटिंग टर्म्स में तो फिर भी ठीक है। तो हमारी क्यों, मतलब क्या मसला हमारा वर्ल्ड कप के साथ बनती नहीं है? छोड़ दें खेलना, क्या करें? नहीं देखें, अब हम 2009 का भी जीते हैं, वर्ल्ड कप जीते हैं, हम 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते हैं, आईसीसी के टूर्नामेंट्स हम जीते हैं। हाँ, थोड़ा अनलकी रहे हैं, जैसे हम लास्ट 2 वर्ल्ड कप्स देख लें T20 के, उसमें हम नहीं जीत सके, बहुत क्लोज थे। लेकिन एशिया कप देख लें आप, जी एशिया कप, इससे पिछले एशिया कप वो भी बहुत क्लोज था, नहीं जीत सके। लेकिन अब देखिए, जैसे ये डिपेंड भी करता है टीम पे भी, कैप्टन पे भी। हमेशा हमारी जो टीम हमारा कैप्टन तो नंबर 1 है। जी जी जी। फिर क्या मसला है? हमारा कैप्टन इसलिए नंबर 1 है, वो फर्स्ट टाइम नंबर 1 आप मेरे से ज्यादा जानते हैं वो किस वजह से नंबर 1 है। मैं उसका वो अपने उस दोस्त की बात करता हूँ ना, लोग बुरा मनाया जाता है। 45 लेकिन वो जुमला और वो बात, वो सवाल आज भी रेलेवेंट है। बिल्कुल रेलेवेंट है। पर अगर आप 45 में से 45 मैच खेलेंगे और जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और नेदरलैंड्स के साथ जिम्बाब्वे के साथ भी आपने खेलना है, सीरीज खेलेंगे, तो वो तो फिर आपके अच्छा आज अब्दुल्ला और इमाम ही ओपन करेंगे? ये तो नहीं है कि बाबर आएंगे नीचे वन डाउन पे? मैं तो चाहता हूँ रिजवान ओपन करे, अब्दुल्ला जो है वो खेले रिजवान की जगह पे, रिजवान को ओपन आना चाहिए इमाम के साथ, क्योंकि रिजवान। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि ये पावर प्ले हमारा मसला है। बाकी टीम्स अगर आप देखें ना, तो उन्होंने पावर प्ले में स्कोर करते हैं 60, 70, एक विकेट या बगैर किसी विकेट के। हमारे प्लेयर्स का यहाँ पर ये मसला है कि हम पावर प्ले में विकेट भी देते हैं और रन भी नहीं करते, तो वो प्रेशर आ जाता है बाकी आने वाली बैटिंग लाइनअप पे। तो उसका बेस्ट हल ये है, सारी दुनिया को पता है रिजवान अच्छा अटैकिंग तेज खेलता है, पास्ट में भी इसने ओपनिंग की हुई है T20 में, वनडे में। तो आप रिजवान को भेजें, साथ इमाम को भेजें। इमाम आपको पता है रोलिंग शॉट्स मारेगा, इमाम जो है वो अप शॉट नहीं मारेगा, वो हमेशा रोलिंग शॉट ज्यादा खेलता है। तो इमाम अपना वो रोल करे, रिजवान आके स्ट्राइक रोटेट करता रहे, एक ओवर में एक चौका एक छक्का बाउंड्री के साथ खेले, चांस है। नहीं, अब 2 चीजें हैं ना, या तो आप आराम से खेल के विकेट बचा के और 50 ओवर पूरे करें अल्लाह का नाम लेके। देखिए स्कोर इतना है नहीं, क्या नहीं, ये 2 सूरतें हैं ना। या फिर दूसरा तरीका वारदात ये कि आप सऊद शकील की तरह खेलें, आपके अंदर का कोई इफ्तिखार जाग जाए और आप एग्रेसिव हो जाए और फिर देमार 4.5 ओवर 20 रन पे आप बना के चले जाएं, कोई 60 कर जाए। तो अब ये 2 तरह के रास्ते हैं। हम तो जाहिर है वो वाला रास्ता लेंगे जिसमें 50 ओवर भी पूरे हो रहे हो, 2-3 लोगों की 50 भी हो जाए, रैंकिंग शैंकिंग भी बेहतर हो जाए। बाकी टीम का क्या मसला है? ठीक है जी, अभी ये देखें 1 मिनट, इसमें एक पॉइंट है कि सबसे पहले तो 2-3 प्लेयर्स को बाबर को कह देना चाहिए 100-100-100, मतलब इससे 100 चाहिए, इससे 100 चाहिए। 2 सेंचुरियां आज उन्होंने कह दिया होगा, उन्होंने रिजवान को 100 तेरे 100 मेरे, बाकियों को बुलाओ पूरा कर देना। चलें वो दोनों ही 100 कर लें, बाकी कोई 30-40 कर करके ये 350, बाकी का 150 ही पूरा कर लेंगे। लेकिन वो जो बॉयज हैं इनको ये 100-100 करना पड़ेगा। अच्छा जमा, ब्रेक में आप बता रहे थे रिजवान
खान आपके फेवरेट हैं, उनसे आपको बड़ी उम्मीदें हैं। शमशेर आपके? बाबर क्योंकि वो इसलिए क्योंकि बाबर की एक तो सेंचुरी या 50 ड्यू है, नेपाल के बाद उन्होंने कोई सेंचुरी नहीं की, और इंडिया जैसी देखें, इंडिया जैसी सरजमीन पे आप वर्ल्ड कप खेल रहे हो, इतना बड़ा इवेंट खेल रहे हो, तो आपको एक सेंचुरी मार के प्रूव करना पड़ेगा। नेदरलैंड्स के साथ वो कर सकते थे, कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, क्यों नहीं? हमेशा बड़ी टीमों के खिलाफ मेरे कैप्टन ने सेंचुरी की है। नहीं की, करनी है बड़ी नहीं, ये नेपाल को आप छोटा समझते हैं? नेपाल को आप इजी ले रहे हैं यार क्या बात कर रही है। बेसिकली यही पता क्या, मैं ये चाह रहा हूँ कि बाबर जो है वो बड़ी टीमों के खिलाफ खेले, बड़ी टीमों के खिलाफ सेंचुरी करे। फेल हो जाते हैं ना, बात है कि फेल हो जाते हैं आप वर्ल्ड आज मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि इफ्तिखार और सऊद शकील टाइप लोग साहब के भी फेवरेट। मुझे तो आज जो है सऊद शकील, बाबर ऑफ कलर है, थोड़ा सा ऑफ टच है, वो मुझे नहीं लगता परफॉर्म करेगा आज। मुझे लग रहा है रिजवान भी चल सकता है, रिजवान भी, लेकिन मुझे लगता है कि सऊद शकील पे ज्यादा। मुझे अप्रोच कौन सी? इफ्तिखार भी लग वो तो आएंगे, क्विक स्कोर करना पड़ेगा उनको, 60-70 आना पड़ेगा, जल्दी स्कोर करना करंट आ जाता है। देखिए वैद भाई, मैं एक कमेंट करना चाहूंगा यहाँ पे कि आप अगर इतना बड़ा स्कोर चेस करने के लिए जाते हैं तो आपको एग्रेसिव माइंडसेट से खेलना पड़ेगा, आपको स्टार्ट से ही पावर प्ले का फुल यूज करना पड़ेगा। नहीं तो अगर हमने एग्रेसिव खेलना हो तो फिर हमने अब्दुल्ला को, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था। हाँ, मैं ये उसामा की बात से बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ, रिजवान को ऊपर लाएं, जैसे इंडिया ने के राहुल ओपन करते थे, फेल हुए, उनको नंबर चेंज कर दिया। अब देखिए उनकी परफॉर्मेंस, पिछले दोनों मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेले हैं वो, और उन्होंने परफॉर्म किया। इस तरीके से आपको शफलिंग करनी पड़ती है अपने स्क्वाड में, ये नहीं कि जी मैं नंबर 1 आऊंगा, नंबर 2 उस पर खेलना, नहीं। अब्दुल्ला शफीक को आपने टीम में इंक्लूड किया, आप उसको 1 डाउन 2 डाउन पे करें, रिजवान को ऊपर ओपन करें, रिजवान जरा खुल के खेलते हैं, कॉन्फिडेंट है इस टाइम, सबसे कॉन्फिडेंट बैटर जो है आपकी टीम में रिजवान है। बेशक है, बाबर भी इतने कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहे जितने रिजवान है, ठीक है। और रिजवान वैसे ही जो है ना, वो जरा ऐसे हिलना जुलना और खुल के खेलने वाले दबका बना के रखते हैं, दबका बना के रखते हैं, वो ना साइकोलॉजिकली भी बॉलर के साथ और फील्डर के साथ बहुत ज्यादा खेलते हैं। तो उसामा की बात बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, रिजवान को ऊपर लाएं, इमाम को चाहिए कि वो मतलब कि एंड बचा के रखे, रिजवान को कहे कि आप एग्रेसिव बैटिंग एंड नहीं बचाते भाई, सारों ने हीरो ये तो मैं आपको वो बता रहा हूँ जो टीम को करना चाहिए। नहीं ये क्यों क्या हो गया भाई, हीरो बनना है। हाँ जी, ये सब पहले दूसरे हैं, बूम बूम अफरीदी, लाला याद आ गया। पहले दूसरे वाले ने ये करना है कि उसने जाना है जल्दी, और तीसरे चौथे ने तय किया भाई 5वें 6ठे की तो बारी नहीं आने देनी, और मैं जिस तरफ जाए। उन्होंने कहना है वो यहाँ पे वो हिसाब है ना, तू चल में आया वाला कि तू नहीं, तीसरे चौथे का हिसाब नहीं हो गया था जी। ये ऑर्डर चेंज करने वाली बात भी बड़ी ठीक है, जेन्युइन। रोहित शर्मा ने 7 नंबर पे बैटिंग शुरू की थी ओडीआईज में, अब वो आता है ओपनर। इसी तरह टीम्स के ऑर्डर ऊपर नीचे होते हैं। अब आज आप इंग्लैंड का अगर मैच देख रहे हो, बांग्लादेश का, जॉस बटलर जो है, जो सबसे ज्यादा मारता है, वो 7वें 8वें नंबर पे बैटिंग करता है। जब तक उसकी बारी आती है, पीछे 7 ओवर 4 ओवर आज भी देखें, आज भी वो ऊपर वाले प्लेयर ने स्कोर किया, उसकी बारी नहीं आई, जब भाई वो मारने के आउट हो गया। तो ये प्लेयर्स बाबर को ना चाहिए शफल कर दें, बाबर खुद ओपनिंग कर लें। बाबर को अगर उन्होंने प्रेस ओपन करता है तो आप लोग छोड़ते नहीं। बाबर ने कहा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मेरी टीम है, आई विल लीड देम सारे बॉयज को, और आई विल टेक द रिस्पांसिबिलिटी, हारे जीते मैं रिस्पांसिबिलिटी हूँ। अगर आप सारी रिस्पांसिबिलिटी ले रहे हैं तो फिर आप ओपनिंग की भी ले लें आगे, आप करें ओपन आगे। अच्छा, जब टीम ग्राउंड पे आती है, ओपनर्स और मिडिल ऑर्डर और फिर जब रिमेनिंग जो रह जाते हैं, प्रेशर किस पे ज्यादा होता है और क्या सोच के ये आ रहे होते हैं? हम पे तो होता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेशर जो होते हैं जो ऑब्वियस वाले ओपनर, क्योंकि उनको स्टार्ट देना होता है। अगर वो स्टार्ट अच्छा नहीं देते, ऑटोमेटिकली जो आने वाले बैट्समैन उन पे प्रेशर आएगा। अगर मुझे लगता है सबसे ज्यादा प्रेशर टेल हेडर पे होता है क्योंकि बाकी सब ने तो आगे बेफिक्री से आउट होकर चले जाना होता है, आखिर में 50 ओवर पूरे करने की जिम्मेदारी बेचारे हसन की है, शाहीन की है। जैसे अब ये बात कर रहे थे लाइनअप चेंज करने की, मुझे लगता है लाइनअप चेंज करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जैसे अब आज का 345 है, तो आज आना चाहिए किसी को ऊपर अटैकिंग क्रिकेट खेलने के लिए, स्कोर करे ताकि मैच में हम जीत सके। वरना नहीं, फिर एक मसला ये भी है कि क्यों नहीं करते। नहीं, मसला ये है ना कि जब वो जैसी नंबर चेंज करेंगे, जैसे आज भी मैं दोपहर में सुन रहा था, जैसे फखर को छोड़ के अब्दुल्ला को लाए तो किसी जगह पे डिस्कशन हो रहा था, बोला कि इन द वेरी फर्स्ट मैच या इन द वेरी सेकंड मैच आपने जो है वो फौरन से पैनिक बटन दबा दिया। ये भी तो मसला है। अब आप दूसरे ही मैच में अगर शफल कर देंगे नंबर, तो वो जो क्रिटिक्स हैं उनका एक मसला ये आ जाएगा कि देखा डरे हुए थे, देखा परेशान थे। जी बिल्कुल। बात आपको बताऊं, 2009 वर्ल्ड कप में ना शाहिद अफरीदी नॉर्मली 5वें 6ठे नंबर पे आते थे। 2009 के जितना वर्ल्ड कप जितने मैचेस हुए, शाहिद अफरीदी 1 डाउन आए, वो नंबर से मुबर्रा थे, वैसे उनका जा दिल करता था वही ना, लेकिन उनको प्रमोट किया और वो आए, उन्होंने परफॉर्म किया। तो मैच की सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपका जो सिचुएशन, अब जैसे आज है, मुझे लगता है पर्सनली रिजवान को ओपनर आना चाहिए। इस करे 10 ओवर है, 10 ओवर में अगर आप 70-80 स्टार्ट दे देते हैं तो अगले इजी हो जाएंगे। चलें जी, देखते हैं कि आज सीक्वेंस क्या रहता है। लेकिन खैर मजमूई तौर पर ये जो बेंच है ये इस नतीजे पे पहुंचा है कि ये थोड़ा मुश्किल काम हो गया। श्रीलंकन बॉयज ने थोड़ा हाथ ज्यादा कर दिया हमारे साथ। नहीं है, लेकिन मुश्किल जरूर है, लेकिन और जब भी मुश्किल आती है तो हम परेशान हो जाते हैं। हमारी परेशानी है कि वक्त खत्म हो गया और हमें एक ब्रेक लेनी है, और ब्रेक के बाद आपसे मिलना है, तो ब्रेक लीजिए। स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। और इस आर में हम आगाज़ करेंगे इसराइल और फ़लस्तीन कशीदगी के बारे में बात करेंगे। आज ऑपरेशन का चौथा रोज़ है। कहा जा रहा है कि इसराइल ने बड़ी जंग की तैयारी कर ली है, मज़ीद हमलों का इम्कान है और दुनिया भर में जो फ़लस्तीनियों की हिमायत है उसमें मुजाहरों का सिलसिला भी जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी गज़ा के मुकम्मल मुहासरे पर तशवीश का इजहार कर दिया। इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। खेल के मैदान का भी रुख करेंगे। श्रीलंका ने 345 रन का हदफ दिया है पाकिस्तान को और पाकिस्तान टीम की इस वक्त बैटिंग जारी है। इसके साथ साथ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की भी बात करेंगे। इसके बाद एक और बात जो कि उबैद वज़ीर आला पंजाब की जानिब से बुध के रोज लाहौर बंद करने के हवाले से बात हो रही है। स्मॉग के लाहौर तौर पे उसको इनिशिएट कर दिया, जो उन्होंने बता दिया लेकिन ये कल भी बुध है। कहा जा रहा है कि अभी कल इसका इतलाक नहीं होगा, अगले हफ्ते से इसका इतलाक होगा। तो जैसे जैसे कोई लेटेस्ट अपडेट इस हवाले से आएगी तो वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जिससे लोग इनखला करें, यहाँ से निकल जाएं। और अदरवाइज उन्होंने एक बड़ी जंग की तैयारी भी कर ली है। इस सिलसिले में वो रास्ता इसलिए दे रहे हैं कि जो जाना चाहते हैं वो चले जाएं, क्योंकि बाकी जो रह जाएंगे वो जंगी कैदी के तौर पर रहेंगे या जंगजुओं के तौर पर तस्वुर होंगे और फिर वो लड़ाई होगी। खैर कुछ मीडिएशन का भी इस वक्त किरदार अदा किया जा रहा है। सऊदी अरब ने फ़लस्तीनियों की हिमायत का ऐलान करते हुए साथ ही साथ ही कहा है कि फ़रीक़ैन के साथ राब्ते में हैं और अमन के लिए कोशिशें कर रहे हैं। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मोहम्मद बिन सलमान का राबता हुआ है। गज़ा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ और इस राब्ते में उन्होंने ये कहा कि सऊदी अरब फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा है। अलबत्ता सऊदी अरब कशीदगी को रोकने के लिए फ़रीक़ैन के साथ राब्ते की हर मुमकिन कोशिश भी कर रहा है। फ़लस्तीनियों के जायज़ हुकूक़, बाइज़ ज़िंदगी की कोशिशों और मुनासिब और देरपा अमन हासिल करने में साथ खड़े हैं। तो ये सऊदी अरब का रद्द-ए-अमल है, राब्ते हैं और कोशिशें हैं। जबकि दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा भी इस वक्त एक्टिव नज़र आ रही है। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि इसराइल ने गज़ा की पट्टी का मुकम्मल मुहासरा करने के बारे में बात किया, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा ने इस पर तशवीश का इजहार कर दिया है। बिजली, ईंधन और खाने की तरसील बंद होने से सूरत हाल बिगड़ने का खदशा जाहिर कर दिया है। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं कि आलमी बरादरी फौरी इंसानी इमदाद के लिए आगे आए। उधर फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का एंटोनियो गुतेरेस से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और इसराइल की जानिब से जो बर्बरियत है इसको फौरी रोकने की दरख्वास्त की है। महमूद अब्बास ने गज़ा की पट्टी में इंसानी और मेडिकल इमदाद की फराहमी पर भी जोर दिया है। सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको ज़रा शामिल गुफ्तगू करते हैं। अली साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यकीनी तौर पर ये जो सारे मामलात हैं इसमें दो लोग बज़ाहिर लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन फ़रीक़ैन कई हैं और वो अपने अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए या दिफा के लिए कोशा हैं। अब इसमें यूएन भी वो स्पाइन शो नहीं कर रहा जो कि होनी चाहिए। अमेरिका अपना वज़न कहीं और डाल चुका, सऊदीया हिमायत के साथ मीडिएशन की बात कर रहा है। ये इस तरह से तो फिर मीडिएशन नहीं होती, इसके लिए तो फिर एक न्यूट्रल वेन्यू न्यूट्रल होस्ट होता है, वो मैसर नहीं है फ़िलहाल। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हकीकत पसंदाना जायज़ा लिया जाए इस वक्त सिचुएशन का चार एतवार से, एक इंसानी यानी कि ह्यूमन राइट्स की क्या सिचुएशन है, दूसरा जंगी क्या सूरत हाल है और तीसरा सिफारती और चौथा सियासी। तो देखें, इंसानी हकूक़ की वहाँ जो सूरत हाल है या जो पेन और जो सिचुएशन का सामना है फ़लस्तीनियों का, वो तो अभी बहुत आगे तक बात जाएगी। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि देखें, ना सिर्फ ये कि जो मगरबी ताकतें हैं वो भरपूर अंदाज में सिफारती और दिफाई इक्विपमेंट की मदद कर रही हैं, एम्यूनिशन और असलहा फ्राहम कर रही हैं इसराइल को, बल्कि वो कहीं भी उन्होंने जंग बंदी की कॉल नहीं दी। ना इसराइल के ऊपर हकीकत में कोई दबाव है कि वो जंग बंदी करे। दूसरी तरफ जो इसराइल की हुकूमत है उसके अंदर दाखिली सतह पे काफ़ी दबाव है कि वो भरपूर अंदाज में फ़लस्तीनियों से इसका रिवेंज ले। और आप देखें, चूँकि जितनी हलाकतें इसराइलियों की इस पिछले 3-4 दिन में हुई हैं, इसकी तो कोई नज़ीर किसी बड़े पैमाने पे जंग के अलावा नहीं मिलती है। तो मैं नहीं समझता कि अगले चंद हफ्तों के दौरान कोई सिफारती कोशिश या दबाव इसराइल के ऊपर या तो होगा या डाला जाएगा या कामयाब होगा, क्योंकि उनका सियासी जो है वो भी इम्पेरेटिव ये है कि चूँकि उनके भी दाखिली हालात कोई माशी और दीगर मामलात में इतने अच्छे नहीं थे वज़ीर आज़म नेतन्याहू के, तो उनको तो ये डिस्ट्रैक्शन चाहिए कि पूरी कौम की तवज्जो गवर्नेंस, डेमोक्रेसी
और डेवलपमेंट और जंग की मीशत तरफ से चले जाएं, हटा लोग के डिस्ट्रैक्ट जंग हो की जाएं। तरफ लेकिन मंजूर की मुझे जाए। एक चीज़ समझ नहीं और आ रही अगले अली साहब, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही। देखें किसी भी जंग से जो है वो कोई ना कोई फ़ायदा हासिल कर रहा होता है। अमेरिका जब इराक़ अफ़गानिस्तान में मसरूफ़ था तो कहा जाता था कि वो अपनी वेपन इंडस्ट्री को सहारा देने के लिए मसरूफ़ अमल है, और फिर उसके और भी मादी मफादात थे जो खैर वक्त के साथ साथ नज़र आते गए। अब ये जो छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा है जिसकी 20 लाख आबादी है, इस पर अगर इसको टू नेशन थ्योरी के तहत या टू स्टेट्स के फार्मूला के तहत इसको बना दिया जाए तो इसमें कोई रुकावट नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। उनके पास अपना राइट हो रहने का, इनके पास अपना राइट हो रहने का, लेकिन इस पर भी इसराइल नहीं मानता। अरब वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो अमेरिका से टकराव या वेस्ट के साथ टकराव की पोजीशन में था ही नहीं, और अब तो मज़ीद नहीं है। इसराइल को जिस तेज़ी से उन्होंने तस्लीम किया, तो इस छोटे से ज़मीन के टुकड़े पर इस वक्त जो लड़ाई हो रही है, तो ये मज़ीद अपने मसल्स शो करने के लिए हो रही है, या कुछ रह गया है अरब वर्ल्ड में जो निचोड़ना है और ये गेटवे है यहाँ से दाखिल होना है? बहुत अहम सवाल है आपका। देखिए, ये लड़ाई सिर्फ इस जमीन के छोटे से हिस्से के लिए नहीं हो रही है। ये यहाँ पे पूरा वर्ल्ड ऑर्डर स्टेक पे है। पहले मैं क्विकली बता देता हूँ कि ऑलरेडी हमास ने 4 दिन की जंग में इतनी कुर्बानियों के बाद हासिल क्या किया है। उसने 4 चीजें हासिल कर ली हैं। पहली बात ये कि यूक्रेन के वॉर के बाद चूंकि मसले फ़लस्तीन दुनिया की निगाहों से ओझल हो गया था, अब वो दोबारा देखें, 2 दिन के अंदर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास होना इस बात का सबूत है कि वो आलमी बरादरी की तवज्जो मबजूल कराने में कामयाब हो गए हैं। पहली कामयाबी ये है। दूसरी कामयाबी ये है कि जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस था अरब ममालिक के साथ इसराइल के सिफारती ताल्लुकात का, अब वो भी तातुल का शिकार हो जाएगा, क्योंकि पब्लिक सेंटीमेंट जो है अरब दुनिया का, उसको अरब ममालिक इग्नोर करके इसराइल के साथ खुशगवार ताल्लुकात डेवलप करना अपने सियासी मफाद में नहीं समझेंगे। ये दूसरी कामयाबी है फ़लस्तीनियों की। तीसरी कामयाबी ये है कि अगर अरब ममालिक और इसराइल सारा इस खित्ते में एक ही ब्लॉक होता जो कि प्रो अमेरिका होता, तो अमेरिका इस पूरे खित्ते को डोमिनेट करता। अब चूंकि सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया और चाइना ने अपोज किया है हमास को कंडेम करने की अमेरिकी करारदाद को, तो इससे ये साबित होता है कि चीन और रूस अब मशरिक़े वुस्ता की सियासत में अमेरिका को काउंटर सियासी और सिफारती एतबार से कर रहे हैं। और चौथा एस्पेक्ट ये है कि जो ईरान को आइसोलेट करने की कोशिश थी वो किसी हद तक वो भी नाकाम हुई है। तो अब ये 4 चीजें तो हमास ने हासिल कर दी। कीमत में चंद हजार इंसानी जानों की कीमत की सूरत में वो अदा करेंगे। और दूसरी तरफ मैं एक तकलीफदेह हकीकत बताना चाहता हूँ, रूस का भी मफाद है कि ये जंग लंबी चले। क्यों? इसलिए कि वो चाहता है कि दुनिया की तवज्जो यूक्रेन की वॉर से हटे और मगरबी ताकतें अपना असलहा जो है और अपनी फैक्ट्रियां और उसकी जो सप्लाई है, मुझे इसमें एक मसला है अली साहब, इसमें आपने बड़े इसराइल को भी दें ताकि उसके ऊपर प्रेशर कम हो। मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ, पॉइंट बाय पॉइंट आप इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। जिस तरह से आपने इसका पूरा नक्शा खींचा है और जो मेरा सवाल था उसके तनाजुर में, अगर ये वो ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा कि जहाँ पर रशिया ने अपने मसल्स दिखाने हैं, चाइना ने अपने मसल्स दिखाने हैं, ईरान ने लबनान के रास्ते हिजबुल्लाह के ज़रिए और हमास के ज़रिए अपने मसल्स शो करने हैं, तो बेसिकली जो उसका बेसिक मेन कॉज है वो तो फौत हो गया। वो एक प्रॉक्सी, एक नई प्रॉक्सी में हम चले गए, यानी यमन से और शाम से हमारी जान छूटी तो हम गजा की पट्टी पर जो है वो एक नई प्रॉक्सी छेड़ कर बैठ गए। कॉज तो फिर ख़त्म हो गया। कॉज जो है वो एक आलमी कवानीन, सिफारतकारी, इंसानी हुकूक के एतबार से अहमियत रखता है उसूलों के बुनियाद पर, लेकिन आलमी सियासत के जो मफादात हैं उनकी जो तकलीफदेह हकीकत है उसके मुताबिक अनफॉर्चुनेट हकीकत ये है कि चाहे वो अरब लीग हो, चाहे वो OIC हो, चाहे अक़वाम मुत्तहिदा हो, इनमें से कोई इदारा भी सिवाय फ़लस्तीनियों के साथ हमदर्दी करने, इस मामले पे तशवीश का इजहार करने और जंगबंदी पे जोर देने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं आने वाले दिनों में होता क्या है, लेकिन अलबत्ता जो हिपोक्रेसी है या मुनाफिकाना तर्ज अमल है वो तो खैर आया है वाज़ेह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सैयद मोहम्मद अली साहब, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इसराइल फ़लस्तीन का ये मामला है, मुसलसल इस पर नज़र रखे हुए हैं और इसके मुख्तलिफ जो पहलू हैं उनको जानने और समझने की कोशिश भी करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच भी ज़रा क्विक उसकी अपडेट भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। 6 ओवर का खेल चल रहा है, 22 रन पर पाकिस्तान का एक खिलाड़ी पवेलियन चला गया है। वेलकम बैक। अभी हम सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लेते हैं, जहां पे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत।
आज हुई है और कल तक ये समाअत एक बार फिर मुलतवी कर दी गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि 4 समाअतों के बावजूद ये हमारी कारकर्दगी है कि एक केस खत्म नहीं हुआ। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने दौरान समाअत MKM वकील फैसल सिद्दीकी से सवाल किया कि वो क्या ज़रूरियात थी जिनकी बुनियाद पर पार्लियामेंट ने ये एक्ट बनाया। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए अपील का हक आईनी तरमीम से ही दिया जा सकता है, 2 गलत मिलकर एक दुरुस्त नहीं बनाते। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि आर्टिकल 191 की लैंग्वेज सब्जेक्ट टू लॉ से शुरू होती है, क्या इन अल्फाज से प्रोसीजर में बेहतरी की गुंजाइश छोड़ी गई है। तो अब कल तक के लिए ये समाअत एक बार फिर से मुलतवी हो गई है। सवाल से पहले दलाइल मुकम्मल होने दें। चीफ जस्टिस ने बार बार सवाल पूछने पर आज की समाअत के दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर को टोक दिया, लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि मुझे सवाल पूछने से रोका जाएगा तो बेंच में बैठने का फिर फायदा क्या। Come to that. My short answer. You focus on that. Yes. What does law mean over there? My short answer. I think council. Sir, I'll just complete no, my I submission. think council is entitled to argue any which way they want to. Let us hear you. Yes. I have to hear you decide what you say, and if we have already formed opinions, we can reflect them in our judgments. Please continue. Otherwise, we will never conclude these hearings. Opinion. This is a question that, as a judge of the court sitting on this bench, I'm to Of ask course, counsel. ask it. Let the So I'm council asking finish the his submissions. If I'm interrupted all the time, I'm sorry to say, sir, that is not proper. I think the interruption is of I'm learned asking- council. I'm चलिए asking learned council, आप आगे बढ़ें. I am asking council a question, which is my right to ask the council. If he wants to answer After it, he doesn't concludes answer his it, submissions with if the he greatest wants of to, respect. MKM के वकील की जानिब से एक्ट की हिमायत करते हुए अदालत उज़्मा से इस्तदा की गई कि इस मामले को मेरिट पर खारिज कर दिया जाए। अदालत उज़्मा के सामने आज फैसल सिद्दीकी पेश हुए और उन्होंने इस्तदा की कि एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें काबिल समाअत हैं मगर मेरिट पर ये खारिज कर दी जाएँ। तो फुल कोर्ट इस मामले को सुन रहा है। चौथी समाअत भी आज हो गई है। अलबत्ता आज भी ये मामला कंक्लूड नहीं हो सका और कल पर चला गया। कल 11:30 बजे बेंच दोबारा असेंबल होगा, इस सारे मामले को सुनेगा। जस्टिस अतर मिनल्ला ने आज की जो कार्रवाई थी उसमें रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट के पास कानून साजी का इख्तियार है, पार्लियामेंट ने इंसाफ तक रसाई के लिए ही ये कानून साजी की है। तो आज भी पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी पर बात होती रही। दूसरी तरफ सवाल पूछे जाने पर जो है वो आप कह लीजिए मुकालमा हुआ है। इससे मुनासिब लफ्ज़ हमारे पास मौजूद अदलिया के लिए नहीं है। तो ये आज के दिन की कार्रवाई। अलबत्ता कल के दिन जो कार्रवाई थी वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी, जो गुज़िश्ता रोज़ हुई थी। कल जो समाअत हुई है उसमें चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जो रिमार्क्स दिए हैं, उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट ने अच्छी नीयत से कानून साजी की है। अगर कोई मरीज मर रहा हो तो क्या मेडिकल की समझ रखने वाला सिर्फ इसलिए मरीज को मरने दे कि वो डॉक्टर नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि पार्लियामेंट को कहते हैं कि नंबर गेम पूरी होनी चाहिए, लेकिन एक शख्स आता है और पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प बना देता है। उनकी जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। कल के रोज़ भी इस केस की समाअत हुई, आज भी मुलतवी हुई है। कल के लिए देखना यह है कि ये केस कल भी कंक्लूड होता है या नहीं। हमें एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की पाकिस्तान में दरअंदाजी का सिलसिला जारी है। इस हवाले से भी हम बात कर लेते हैं। मुख्तलिफ मवाक़िया जिस पर नाकाबिले तरदीद शवाहिद देने पर भी अफगान हुकूमत टस से मस न हुई। बैनुल-अक़वामी सरहद से गिरफ्तार कलदम TTP दहशतगर्द सैफुल्लाह ने एतराफ़ जुर्म कर लिया और बयान में कहा है कि 10 मार्च को 11 अफराद अफगान सरहद पार करके पाकिस्तान में दाखिल हुए। 3 दहशतगर्दों ने खुदकुश जैकेट पहनी थी। पाक फौज के छापे के दौरान हम बिछड़ गए और 5 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया गया। दहशतगर्द का करक गैस प्लांट पर हमले का भी इंकशाफ हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान की जानिब से दरअंदाजी का सिलसिला जारी है और अगर हम साल 2023 की बात करें तो दहशतगर्दी के वाक़यात में 57% इजाफा हुआ है। हाँ जी, 445 अमवात रिकॉर्ड की गई हैं, जिनमें 141 दहशतगर्दों के हमले हुए और 345 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। 100 से ज़ायद आम शहरी जान से गए, जबकि 127 दहशतगर्द भी मारे गए। तो 2023 में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा क्यों हुआ, ये एक सवाल है और ये सवाल उस आबादकारी से भी जुड़ा है जो यहाँ पर हुई और उस हुकूमत से भी जुड़ा है जो हमारे पड़ोस में आई और उसके बाद हमने अपने प्यारों को वापस बुलाया
और अब अलबत्ता रियासत ने तय किया है कि हमने उन लोगों को जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ रह रहे हैं उन्हें यहाँ रखना नहीं है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के पास पाकिस्तान छोड़ने के लिए अब सिर्फ और सिर्फ 21 दिन रह गए हैं। सिर्फ रजिस्टर्ड गैर मुल्की ही जो हैं वो पाकिस्तान में रहेंगे और बिलखुसूस सूबे में रहेंगे। ये निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं। वो कहते हैं कि अफ़गानियों को वन विंडो ऑपरेशन से बलूचिस्तान से भेज देंगे, किसी को कानून को हाथ में नहीं लेने देंगे। कराची में 4 से 5 रोज़ में बहुत तब्दीली आएगी। तो हारिस नवाज साहब भी तब्दीली का दावा कर रहे हैं, पता नहीं पिछली तब्दीली भी नहीं आई, अब ये वाली कितनी आएगी। बिल्कुल ऐसे अफ़गानिस्तान की अगर हम बात करें तो वहाँ पे ज़लज़ला भी आया था, बहुत शदीद ज़लज़ला था। कई बस्तियाँ इसमें मिलियामेट हो गई, जहाँ महक अफराद की तादाद 4000 से तजावुज़ कर गई है, जबकि अमवात में इजाफे का भी खदशा है। ज़लज़ले से 2000 घर मुकम्मल तबाह हो गए। रेस्क्यू ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। इमदादी कामों के लिए पाकिस्तानी मेडिकल टीमें अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं और ईरान ने इमदादी कारकुनान और इंसानी इमदाद भेजने की भी पेशकश कर दी है, जबकि चीन की जानिब से भी $2 लाख अफ़गान हुकूमत को मौसूल हो चुके हैं। तो ये तो ओवरऑल सूरत हाल थी जो कि हम आपको बता रहे थे अफ़गानिस्तान के हवाले से, फिर अफ़गानिस्तान में जो ज़लज़ला आया उस हवाले से। लेकिन उमैद अब मेरे हम खेल की बात करते हैं। हमें पैसे किसने दिए वो देखें आप। जनाब, पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मैच इस वक्त जारी है और बहुत दुविधा में हमारी टीम फंस चुकी है। दोबारा बोलिए। राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद में यह मैच जारी है। पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी जनाब पवेलियन लौट गए हैं और श्रीलंका ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया था। पाकिस्तान को जीत के लिए 345 रन का हदफ भी दिया था। हमारे जो कप्तान हैं बाबर आजम वो भी जा चुके हैं और इसके साथ साथ दूसरे हमारे इमामुल हक जो हैं वो पवेलियन लौट चुके हैं और हमारी जो टीम है वो खासी प्रेशर में है। श्रीलंका की जानिब से बहुत टारगेट बड़ा दिया गया है। अब देखना यह है कि किस तरह से उसको चेज करते हैं। व्हेन इट कम्स टू चेजिंग तो हमारा रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। हमारा रिकॉर्ड कहीं पे भी अच्छा नहीं है, लेकिन ये 345 के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इमाम चले गए, बाबर चले गए, अब डेफिनेटली रिजवान और अब्दुल्ला शफीक हैं। अब्दुल्ला आज थोड़ी फिर भी सेंसिबल क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरीके कार से इमाम ने आज खेला है, मुझे लग रहा है अगले मैच में फ़खर आ रहे होंगे, इमाम जा रहे होंगे। अच्छा, तो इफ्तिखार और किससे उम्मीद है आपको? मैं कह रहा हूँ आज इफ्तिखार और सऊद का दिन है विद द फैक्टर अब्दुल्ला और रिजवान। ये 2 कंट्रीब्यूट करेंगे और नीचे से एंड तक उन्होंने पहुंचाना है, मेरी कैलकुलेशन है। चेयरमैन पीसीबी की बात करें तो ज़का अशरफ की काविशें रंग ले आई हैं। वो कैसे? जनाब, पाकिस्तानी सहाफ़ियों को फौरी पासपोर्ट जमा करवाने की हिदायत की गई है। भारतीय वीज़े के लिए भारतीय सिफारत खाने के पाकिस्तानी सहाफ़ियों से राब्ते भी हुए हैं। तो ये एक डेवलपमेंट है। पाकिस्तानी सहाफ़ियों को फौरी पासपोर्ट जमा कराने की हिदायत दी गई है और भारतीय सिफारत खाने ने जो पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं उनके हवाले से ये एक यही वजह है कि मेरे ख्याल में हमने स्टूडियो में चौधरी अशरफ साहब को बुलाया था और चौधरी अशरफ साहब नहीं आए, वो कदाफी स्टेडियम चले गए अपना पासपोर्ट जमा करवाने के लिए। मैं अभी पूछता हूँ उनसे, लेकिन बाकी जो गेस्ट हैं वो आ गए। मैं उनकी तरफ उनसे बात करने से पहले भी एक और चीज़ है। पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ मैच चल रहा है और एक हैरानकुन रिकॉर्ड जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान श्रीलंका 7 बार आमने सामने हुए हैं। पाकिस्तान ने हर मरतबा श्रीलंका को शिकस्त दी है और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान श्रीलंका से 7 मैच जीता है। तो यानी आईसीसी का जो इवेंट है क्रिकेट वर्ल्ड कप का, उसमें 7 बार हमारा मुकाबला हुआ, 7 बार हम जीते हैं। 8वीं बार की कोई गारंटी नहीं है, तो आपने ज़्यादा उम्मीदें लगा के नहीं बैठना। 8वीं बार कुछ भी हो सकता है भाई, वो भी खेलने हैं। रायज़ लान हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं, क्रिकेट एंथुजियास्ट हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, तज्जिया भी फरमाते हैं। थैंक यू राय। और एक और जो हमारे मेहमान हैं अजलान के साथ, वो हैं शमशेर न्याजी। ये डिजिटल मीडिया पे आपको पीएनएन के नज़र आ रहे हैं, तो हमने सोचा इनको दोबारा। और चौधरी अशरफ साहब को भी हमने दावत दी थी, रिकॉर्ड पे फिर लाना चाहता हूँ कि वो शायद अपना पासपोर्ट जमा करवाने चले गए, इसलिए नहीं आए। राय साहब क्या करेंगे? ये लड़के नहीं बचते। अच्छा, आपने वो बता दिया कि श्रीलंका हमसे 7 बार हारा है। आपने ये बताया कि शुनाका की कप्तानी पाकिस्तान कितनी दफा श्रीलंका से जीता है? 6 के 6 मैच हारे हैं। छोड़ देना यार, हमने गलत। अच्छा, हमने मस्बत, हमें किसी दाना ने समझाया था कि हमने सिर्फ मस्बत रिपोर्टिंग करनी है। तो मैं ठीक है, वो दिन और आज के दिन हमने कोई गलत बात की नहीं। तो मैंने कौन सी गलत बात की? मैंने एक फैक्ट बताया है कि ये मस्बत, इसमें मनफी रिपोर्टिंग आ गई। चलें, श्रीलंका हमसे 6 बार जीता है उसकी कप्तानी में। हम नहीं हारे, वो जीता। हाँ, ये दूसरा टारगेट ये हमारा है 345 एक सेलुलर नेटवर्क की हेल्पलाइन होती थी ये। और वो सेलुलर नेटवर्क बिक गया है।
सो हालात उनके वो भी मुझे अच्छे वो नहीं आंटी याद आ गई, वो ये बिक गई, ये बिक गए। उनके भी अच्छे नहीं है, हालात इनके भी अच्छे नहीं। आपने बॉलिंग स्कोर कार्ड देखा था? हाँ जी। उसमें नाम लिखे हुए थे या दुम्बे बने हुए थे? नहीं हुआ, मतलब हसन का तो लग गया, नहीं थे नाम, लेकिन नजर वो हमें दुम्बे नजर आ रहे थे। हसन ने शाहीन से बेहतर बॉलिंग की है, लेकिन हसन का प्रॉब्लम ये है कि उसको स्कोर लगता है वो 4 आउट भी उसने की। हाँ जी। So, उसके अलावा आप बाकियों का अगर शाहीन को क्या हो गया है? मैं वो अल्फाज नहीं नहीं, दोहरा ये- सकता जो मेरे दोस्त ने कहे थे। उसने Please कहा नहीं। था कि यार सॉफ्टी 4 साल इनको बचा के रखो कि उन्होंने वर्ल्ड कप खेलना है, और एन वर्ल्ड कप में इनको कुछ ना कुछ हो जाता है। अपेरेंटली उनकी उंगली का कोई मसला चल रहा है, और आज भी उन्हें बॉल लगा है। आज फिर उनको बॉल लगा है। सो वो उसकी प्रॉब्ली वो उसी उंगली पे लगा है जो वो उनकी बॉलिंग फिंगर है। आर बॉलिंग टुडे वाज जस्ट लाइक आर इकोनॉमी ऑल ओवर द प्लेस। लें जी, बात खत्म हो गई, बात ही खत्म हो गई। अब मतलब नहीं, शमशेर अच्छा, को ये सबसे पहले बाबर का बताएं। हाँ यार, तो इनके बाबर का favorite हिसाब से थे। जरा शमशेर बाबर ने- मैं तो इस टाइम इतने सदमे में बैठा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। और क्या मुझे- स्कोर है लेटेस्ट? ये 34 37 बनाए और 2 आउट हैं पाकिस्तान के। और मेरा हॉट फेवरेट इस टाइम आज बाबर था। बड़ी उम्मीदें थी मुझे कि बाबर आज स्कोर करेगा। उनकी काफ़ी जो है वो स्कोरिंग जो है वो रुकी हुई थी काफ़ी अरसे से, और आज भी बरकरार रखा उन्होंने इस चीज़ को, रुकी रही। बड़ी गलत बॉल को उन्होंने छेड़ा, वाइड बॉल जा रहा था लेग पे, ठीक है लेग के अच्छी शॉट खेलते हो, लेकिन बहुत ही जब वाइड बॉल जा रहा हो और आप इतने बड़े प्लेयर होने के बाद इस बॉल को मिसजज कर दें और आउट हो जाए, तो ये बहुत बड़ा एक धचका पाकिस्तान को इस टाइम मिला हुआ है और प्रेस पड़ा हुआ है। अच्छा, वही- हम ना थोड़ा सा क्या कहते हैं पीछे होना शुरू हो गए जी। हैं। अगर हम ओवर बाय ओवर बात करें ना, तो श्रीलंका का जो 7th ओवर में स्कोर था वो था 37 for 1, हमारा 36 for 1 था। यहाँ तक मैंने फॉलो किया तो मैंने चलो यार 1 रन से क्या मसला बनता है। फिर आगे चल के 48 हो गया उनका 8th ओवर में, और आउट एक ही था। हमने वहाँ जाके 37 किया, और अब हमारा जो फ़र्क पड़ गया वो 13 रन का पड़ गया। और जैसे जैसे ओवर आगे जाते जाएंगे ये फ़र्क बढ़ता जाएगा, और वो बहुत आगे निकल जाएंगे और हम बहुत पीछे रह जाएंगे। एक बॉलिंग थी हमारे सुख का सांस, हमारे आंखों के तारे, हमारे प्यारे, वो भागना शुरू करते थे, हम खड़े हो जाते थे। अब तो देखने का दिल नहीं करता। क्या हो गया ये? मैंने बताया ना, इकोनॉमी भी तुम्हारी 6 पे जा रही थी, नेगेटिव भी हुई। वो तो साजिश हो गई, फिर रजीम चेंज हो गया, तो पता नहीं क्या क्या हो गया। देखें इधर क्या हुआ? इधर तो रजीम भी अपनी मर्जी की है भाई की। एक एनालॉजी है वो ये है कि जब जब हमारे मुल्क की इकोनॉमी बेहतर परफॉर्म कर रही होती है ना, स्लाइटली हमारी क्रिकेट टीम भी बेहतर परफॉर्म कर रही होती है। इनकी तो इकोनॉमी ठीक है, कितना जबरदस्त सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। एक एनालॉजी है मुल्क की, तो कितनी शानदार इकोनॉमी है। एक फैक्टर होता है कि मुल्क की इकोनॉमी का उस मुल्क की खेल और सकाफत पे असर होता है। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि इंडिया की इकोनॉमी का बूम उनके 107 मेडल्स की शक्ल में हमें नज़र आ रहा है एशियन गेम्स में। पोस्ट 2000 उन्होंने जितनी फिल्में बनाई हैं टू प्रमोट स्पोर्ट्स इन देयर कंट्री, और खिलाड़ियों को जो फैसिलिटीज़ दी हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि इनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, मतलब बड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हमारे खिलाड़ियों को भी है, लेकिन वो जो एक एलिमेंट है ना नेशनलिज्म का, एक मोटिवेशन का, वो फुकदान है हमारे यहाँ वही शटल कॉक खत्म नहीं होता कि जी सपोर्ट पाकिस्तानी सिनेमा एंड रिवाइवल ऑफ पाकिस्तानी सिनेमा। सो ले दे के क्रिकेट ही हमारे पास है। ये और आप एक उसमें पॉइंट दे रहे हैं। अब परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, अच्छा हम एक बात करते हैं, इम्प्रोवाइज करना चाहिए बाबर को, लेकिन वो वही जो हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि जो सोच के आते हैं वो वही अपना माइंडसेट रखते हैं। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है कि बाबर जो है इम्प्रोवाइज नहीं करते, और एक अरसे से हो रही है। और पहले कहा जाता था चूंकि मिसबाहुल हक कोच हैं तो वो मिसबाहुल हक अपने ही स्टाइल की कप्तानी बाबर से करवा रहे हैं। देन सकलैन मुश्ताक कोच बने तब भी यही आ रहा है कि जी इम्प्रोवाइज नहीं हो रहा, कोच क्या कर रहे हैं। थर्ड टाइम लकी हम क्या कहेंगे अब, मतलब वो दो कोचेस की शायद छाप रह गई होगी, अब ये कह सकते हैं। कितना अच्छा, मतलब ये भी हो सकता है, यू नेवर नो। भाई नियाज़ी साहब को अच्छी बात बताया, मुझे बताएं कि ये लड़के यहाँ से आगे जाएंगे और बस खत्म हो जाएगा। देखें चूंकि दिल है पाकिस्तानी, तो दिल तो यही बोल रहा है कि पाकिस्तान में जो दिमाग क्या बोल रहा है, लेकिन दिमाग पाकिस्तानी इस टाइम नहीं बोल रहा। दिमाग कह रहा है कि इस टाइम पाकिस्तान चोक करती नजर आ रही है और बड़ी डेंजरस सिचुएशन में है, और अगला मैच आपका इंडिया के साथ है, और इंडिया से पहले आपका मोरल डाउन हो जाए, इट्स नॉट अ गुड साइन। देखिए ना 10th ओवर में आके 14 रन का फर्क आ गया आपका ओवरऑल। एक आहिस्ता फर्क बढ़ता जाएगा। देखें जोन आउट क्यों ना हो, आपका ओपनर जब आप पे बोझ डाल के चला गया, जल्दी आउट हो गया। आप देखें ना ओपन, जब हम बचपन में सुना करते थे ना भाई ओपनर का क्या काम है, बेसिकली हम एज अ पाकिस्तानी कौम जो एशियन फैंस है ना क्रिकेट के, हम ये समझते हैं कि जी ओपनर छक्के मारे, 50 मारे, संचे मारे। नहीं, मैं अपने वाले साहब से जब बात किया करता था तो मेरे वाले साहब कहते थे बेटा, जब हमारे ज़माने में हमें हमारे कोचेज ये बताते थे कि ओपनर का काम है 4 बॉलों में 18-19 रन देना, उसके बाद बेशक वो आउट हो जाए। कम बॉलों में ज्यादा, उनका कहने का मकसद ये था कि कम बॉलों में एग्रेसिव क्रिकेट खेलें। प्रेशर जो है वो ओपनर्स ने आने वाले बैट्समैन के लिए कम करना होता है, हमने इधर डाल दिया, बड़ा प्रेशराइज हुआ है। एक ब्रेक हमें लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर इस पे बात करते हैं।
वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। और मैच की जो लेटेस्ट सिचुएशन है वो आपके साथ शेयर करते हैं। 10 ओवर्स हो चुके हैं 50 में से, यानी पीछे रह गए 40। स्कोर हमारा है 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर 48। तो इस तरह से अब हमें जीतने के लिए 297 मजीद दरकार है इन 40 ओवर्स। हमारा जो रन रेट है वो है 4.80, यानी हम एक ओवर में 4.80 की औसत से रन बना रहे हैं। अलबत्ता अगर हम जीतने की नीयत करें तो हमें फिर 7.42 यानी ऑन एन एवरेज 8 रन या किसी ओवर में 7 रन के हिसाब से चलना पड़ेगा और फिर इसको कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तब जाके हम जीतेंगे। मगर ये हो ना सका और अब ये आलम है कि 48 पर 2 हो गए हैं और इंतहाई मुश्किल है और इस मुश्किल को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और खबर है। एक लेटेस्ट हमारे पास अपडेट ये है कि पंजाब हुकूमत ने स्मॉग के बाइस 2 माह के लिए बुध को छुट्टी का ऐलान किया है और इस हवाले से कहा जा रहा है कि कल भी बुध है लेकिन कल इसकी इम्प्लीमेंटेशन शायद ना हो सके और उसके बाद अगले हफ्ते से इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। पंजाब हुकूमत की जानिब से ये इकदाम उठाया गया है। स्मॉग के बाइस 2 माह के लिए बुध को भी छुट्टी का ऐलान किया गया है। मार्केट्स बंद रहेंगी। अंजुमन ताजरान लाहौर शाह आलम मार्केट ने हुकूमती तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है और उनकी जानिब से अब आर्ग्यूमेंट्स पेश किए जा रहे हैं। उन्होंने ये जो पूछ रहे हैं बेसिक सवालों में पूछ रहे हैं सादा अल्फाज में, ये कौन सी स्मॉग है जो सिर्फ बुध के दिन होती है? बात वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन खैर अब क्या करें, सरकारी अफसरान को और बाकी लोगों को एक दिन की छुट्टी मिल जाएगी, बच्चों को भी एक दिन की छुट्टी मिल जाएगी। जान दो उस्ताद, कोई बात नहीं। खैर, लेकिन होना नहीं चाहिए। अगर स्मॉग है तो फिर पूरा हफ्ता छुट्टी करें। लेकिन चलें, छोड़ें ये मजाक की बातें, हम ज़रा सीरियस बातें करते हैं जिसमें हमारे साथ मजाक हो रहा है और वो है क्रिकेट वर्ल्ड कप। रायज़लान हमारे पास हैं और शमशेर हमारे साथ हैं। भाइयों, ये नहीं हो पाएगा, इन लड़कों से इनको वापस बुला लो। बाकी मैच भी तो है ना, 7 मैच हैं इसके बाद। हम फिर एक काम कर, हम उनसे आईसी से रिक्वेस्ट करते हैं वो वाली जो कोई ऐसी लीग अरेंज करे जिसमें नेपाल हो, जिम्बाब्वे हो, नीदरलैंड्स हो, आयरलैंड हो, हम उसमें खेलेंगे। आई थिंक जो हालात हैं और अगर हम इसी तरह कंसिस्टेंटली खेलते क्रिकेट वर्ल्ड कप भी खेलेंगे हम, कंसिस्टेंटली खेलते रहे तो हो सकता है क्वालिफायर खेलना पड़े। उसमें ये वाली ख्वाहिश पूरी हो जाएगी कि अल्लाह से बुरे वक्त से कि यूएस वगैरह होंगे उसके अंदर। बट एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई है कि कनाडा ने क्वालिफाई कर लिया फॉर T20 वर्ल्ड कप, सो उनका भी एक मैच बहुत इंटरेस्टिंग होगा। इसका मतलब ये है कि नए लोग अपनी जगह बना रहे हैं और पुराने जानबूझ के अपनी जगह छोड़ रहे हैं। हमें शौक है, पुराने जाएंगे तो नए आएंगे ना। वाह 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 वाह। खैर जी, ये 50 हो गया जी। 10.2 ओवर्स, रन रेट का बड़ा डिफरेंस है और जो हाथ नहीं खुल रहा हमारे बल्लेबाजों का, ये मेरे ख्याल में अब खुलेगा। ऑब्वियसली बात है वैद भाई, देखे ना हाथ कैसे खुलेगा। आपके दोनों ओपनर 1 डाउन और आपको ओपन जो है जिन्होंने किया है उन्होंने अब बोझ डाल दिया आपके नीचे वाली बैटिंग पे और वो अब बोझ का शिकार है और 50 पे बॉलर्स को भी कोई समझते हैं आपको कसूरवार? देखिए जाहिर बात है, उन्होंने इतना बड़ा स्कोर उन्होंने खा लिया है। हसन अली ठीक है, कंपैरेटिवली अच्छी बॉलिंग रही है, विकेटें उन्होंने ज्यादा ली हैं, अगेन लेकिन स्कोर उन्होंने बहुत किया। अब मैंने वो स्कोर कार्ड देख रहा था इनका, मैं जहाँ पे बॉलिंग और उनका कंपैरिजन हो रहा था, तो हर बॉलर ने एवरेज जो है 60 स्कोर खाया है। तो आप देखिए इतना बड़ा उन्होंने, अब आपको यही समझ नहीं आया कि श्रीलंका एक प्लान से चल रहा है। बाहर बैठे हुए बंदे को, ठीक है हम ग्राउंड में नहीं है, हम वो प्रेशर नहीं लेके बैठे हुए, हम उस गेम प्ले में नहीं है, आई नो, हम एक्सेप्ट करते हैं चीज़ को, लेकिन आप प्रोफेशनल्स हैं, आपके बाहर 2-4 लोग हैं आपको बताने के लिए। वो आपको नहीं बता रहे क्या कि श्रीलंका एक प्लान से चल रहा है? उन्होंने टॉस जीत के बैटिंग की है, उन्होंने हाई स्कोर पोस्ट करना था, उसके बाद आप चेजिंग टीम नहीं है। अजलान भी मेरे से इस बात पे इत्तेफाक करेंगे, हम चेजिंग टीम नहीं है और आप देख लें उसका रिजल्ट आपके सामने 50 में 2 आउट है, 10 ओवर करके फिर उसके बाद अपने बॉलर्स पे डाल के और फिर जीत जाते हैं। मैं एक छोटा सा एक और बाबर कहती कि अगर टॉस जीतता भी तो हम यही वो तो उन्होंने वो ऐसी उन्होंने मैं एक छोटा सा कमेंट करना चाहूंगा। अभी अजलान भाई से मेरी बाहर बैठ के बात हो रही थी तो मैंने कहा अजलान भाई क्या एक्सपेक्ट करें, पावर प्ले कितना रन होना चाहिए? अजलान भाई कह रहे थे 100। मैंने कहा अजलान भाई 100 रन और 10, मैंने कहा 50-60 भी कर लें, बड़ी बात है। और भी आप देख रहे हैं 10.3 आपके, हाँ 100 हो जाता है। क्या 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 करें इसका? देखिए लाइसेंस तोप का मांगना चाहिए तो पिस्तौल तक का तो मिल ही जाता। नहीं, मुझे समझ ये नहीं आ रही कि अभी वीकेंड पे इंडिया है, फिर आगे जाके आपने बाकी टीम्स को भी फेस करना है, ये आप सिर्फ नीदरलैंड्स के साथ जीत के और श्रीलंका के खिलाफ आपके इस तरह मतलब आप गिर गए हैं, ये बड़ा। देखें वही जो बात है कि देयर हैज टू बी अ मेथड टू मैडनेस। श्रीलंका एक प्लान के साथ आया और हमारे पास क्लियरली कोई प्लान नहीं था। आप अगर इस तरह की सिचुएशन में विकेट लेना चाहते हैं तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। और हमारे जैसे मैंने पहले कहा कि दे वर ऑल ओवर द प्लेस, कंसिस्टेंसी नहीं थी। अगर आप चाहते हैं कि बैट्समैन को गलती करे तो यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट विद योर लाइन एंड लेंथ, जो कि हमें नज़र नहीं आया। शादाब वंस अगेन वेरी मीडियोकर, नवाज वाज फाइन, जो हमारा सबसे इकोनॉमिकल बॉलर था उससे हमने ज़्यादा ओवर नहीं करवाए, इफ्तिखार। और मुझे ये भी फील हुआ था कि 4 ओवरों में उसने काफ़ी इंटेलिजेंट बॉलिंग की है, बजाय खींचने के उसने फ्लाइट भी दी, स्कोर भी रोक लिया।
बाकी जो हमारे फास्ट बॉलर्स हैं अगेन अच्छा सन, इट्स नॉट अबाउट टुडे, ये हमेशा होता है कि कोई प्लान नहीं होता, ये तुक्का है हमारी टीम का, किसी दिन बस तुक्का लग जाए तो बहुत अच्छा खेल लेती है टीम, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंसी नहीं है ना। हाँ। हम उसी चीज में प्राइड लेते हैं ना कि वी आर खैर, अनप्रेडिक्टेबल, ये और ये सिर्फ कोई क्रिकेट प्राइड का मसला नहीं है, लेने वाली बात है नहीं। हमारा मुल्क भी ऐसे ही बड़ी चल रहा है, प्लान के मसले बगैर चल रहा मसाइल है, हैं। कंसिस्टेंट नहीं है, बस रात को सोते हैं सुबह उठते हैं, नया प्लान होता है, उस पर अमल होता है। थैंक यू सो मच राजलान साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच देखने के लिए, आपसे मुलाकात करेंगे कल। अल्लाह अल्लाह ने के बाद।